4 अप्रैल और 11 अप्रैल को जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र और श्यामनगर थाना क्षेत्र में 2 वारदातें हुई थी, जिसमें व्यापारी पर फायर करके लूटने का प्रयास किया गया। 4 अप्रैल को थाना रामनगरिया में सचिन जैन नाम के व्यापारी थे, जो कि एक भू कारोबारी है, उन पर फायर किया गया और उनको कोशिश ये थी बदमाशों की कि उनसे कुछ रुपयों की लूटपाट की जाए, लेकिन लकीली उस समय वो व्यापारी के पास उस वक्त रुपये नहीं थे, लेकिन उस पर लूटने के मकसद से फायर किया गया था। 11 अप्रैल को उन्हीं अपराधियों के द्वारा थाना श्यामनगर इलाके में एक पेप्सी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, जो कि दिन भर का कलेक्शन इकट्ठा करते हैं, उन पर फायर करके 7.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। उन दोनों ही घटनाओं में शामिल अपराधियों को जिला ईस्ट की स्पेशल टीम और थाना रामनगरिया के थानाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा मिलकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 अपराधियों को कल दिल्ली से हिरासत में लिया गया था, बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधी को जयपुर से गिरफ्तार किया है, उसके घर से, और चौथा अपराधी जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, उसको भी अभी कुछ देर पहले हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के पश्चात उसकी अपराध में भूमिका पाए जाने पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक जो अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें एक अपराधी है सोयल उर्फ चिंटू। इसके पिताजी दिल्ली की तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर है, सजायाफ्ता है मर्डर के केस में, जिनका नाम है दिनेश दीक्षित। दिनेश दीक्षित जब तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, उस दौरान ही उसका एक अन्य अपराधी से वहाँ संपर्क हुआ। मंसूर आलम नाम है, दिल्ली का रहने वाला है। जेल से पैरोल पे छूटने के पश्चात दिनेश दीक्षित द्वारा मंसूर आलम से संपर्क किया गया और संपर्क करके जयपुर में जो लोग व्यवसायी हैं, उनसे पैसे की लूटपाट की साजिश रची गई और इसके द्वारा दिनेश दीक्षित के द्वारा मंसूर आलम को दिल्ली से बुलाया गया। मंसूर आलम के साथ दिनेश दीक्षित का बेटा सोयल उर्फ चिंटू, इनके द्वारा रैकी करी गई। रैकी के पश्चात वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की गई और जिस समय दोनों ही घटनाएं हुई हैं, उस दौरान दिनेश दीक्षित खुद भी एक I-20 कार में घटना के आसपास मौजूद रहकर पूरी घटना को अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उम्मीद है इनकी गिरफ्तारी से इनके आगे के जो अपराध का जो कोई भी प्लानिंग रही होगी, उस संबंध में भी अनुसंधान करके आगे की घटनाओं को रोकने का कोशिश किया जाएगा। अन्य जो घटनाएं इनके द्वारा किए गए हैं, जो अपराध इनके द्वारा किए गए हैं, उस संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा। थैंक यू। से कुछ देर पहले तक उसके पास मौजूद थी, लेकिन वक्त घटना उसके पास नकदी नहीं थी। इनके द्वारा उस पर हमला इसी मंशा के साथ किया गया था कि शायद उसके पास कुछ नकदी मिलेगी, लेकिन जब वो संघर्ष हुआ, उसको विरोध किया है, उस संघर्ष के दौरान उसकी गोली मार दी गई और वो फिर हड़बड़ा कर वहाँ से भाग गए और नकदी लूटने की जो कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं होता। ये सचिन जैन, इसको तो दिनेश दीक्षित जानता था, लेकिन पेप्सिको वाले की लूटी, इसमें क्या कनेक्शन? दिनेश जैन, जो दिनेश दीक्षित है, वो सचिन जैन को जानता है, क्योंकि ये भी भू कारोबारी है, उसके साथ पूर्व काम किया है या काम करने वालों को जानता रहा है। पेप्सी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उससे दिनेश दीक्षित का क्या संपर्क है, वो दिनेश दीक्षित की गिरफ्तारी के पश्चात स्पष्ट हो पाएगा कि उसने इसकी कहाँ से रैकी करी, कहाँ से उसको पता लगा। ये बात उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगता है। ये सर कहाँ से लाते थे? और ये अभी तक प्राइमा फेसाई जो अनुसंधान हुआ है, उसमें ये सामने आया कि इनके द्वारा हथियार दिल्ली से लेकर आना बताया है। अब अग्रिम अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि हथियार की चेन क्या है, सोर्स क्या है, उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। एक हफ्ते पहला
एक तो किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं होता, दूसरा चोरी की मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा यूज की इस घटना में जहाँ ये षड्यंत्र रचा गया है वो दिनेश दीक्षित का खुद का फ्लैट, वो खुद ही वहाँ रहकर बाप बेटे दोनों ऐसी साजिश रच रहे हैं और अपने साथ अन्य अपराधी को अपने इस फ्लैट में इन्होंने बुलाया है। तो ये किराएदार के वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई ये घटना नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि अनेक ऐसे लोग किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराते और उसकी आड़ में कई बार आपराधिक तत्व शहर में शरण ले लेते हैं। इस संबंध में कमिश्नरेट स्तर से ये कोशिश की गई है, इनको बाहर रखिए, बाहर रखिए। कमिश्नरेट स्तर से ये कोशिश की गई है कि 144 के आदेश भी निकले कि किराएदारों का सत्यापन कराया जाए। पूर्व में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जिन व्यक्तियों के द्वारा किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया गया, 144 का उसको उल्लंघन माना गया। हमारी आपके मार्फत सभी जयपुर वासियों से भी अपील है कि जिस किसी को किराएदार लोग घर में किसी न किसी रूप में आप रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराओ, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि सत्यापन के लिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, इसका आप ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, पुलिस अपने आप आपने जिसको किराएदार रखा है, ब्रोकर रखा है, उसका सत्यापन पुलिस अपने हिसाब से कर लेगी। आप उसका ऑनलाइन, अगर थाने जाने में आपको दिक्कत है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप जो राजस्थान पुलिस का राजकोट सिटीजन एक्ट है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सोहेल उर्फ चिंटू। अच्छा, ये दोनों जयपुर के रहने वाले, इनकी जानकारी उन लोगों से कैसे हुई? मंसूर और दिल्ली से। जो इंद्रजीत है, इंद्रजीत की जानकारी है मंसूर से, इंद्रजीत को लेके आया मंसूर। और ये जब घटना का जो मुख्य आरोपी है, जब पैरोल से बाहर आने के बाद इसने साजिश रची है, जेल में रहते समय इसकी मुलाकात हुई है मंसूर आलम से। जो सोहेल का पिता, जो सोहेल का पिता दिनेश दीक्षित है वो जेल में, तब मंसूर आलम से इसका संपर्क है। कोशिश करेंगे सीधे कैश बरामद करेंगे। और भी कोई गैंग में उनके साथ है? अभी तक तो पूछताछ में इन्हीं का होना सामने है। टारगेट पे क्या था इनकी और भी क्या? क्योंकि ये व्यक्ति कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही पैरोल से बाहर आया तिहाड़ से। आने के बाद से इसने ये प्लानिंग शुरू करी है, और प्लानिंग के तहत इसने 2 वारदात विद इन अ वीक अंजाम दी। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो ऐसा लग रहा था कि ये तो लगातार ऐसे टारगेट ढूंढता और उन पर इस तरह के अटैक कराने का इसका मंसूबा। देखिए, क्योंकि जयपुर शहर को जिलों की बाउंड्री प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, अपराधियों के लिए ये जयपुर शहर, इनका रिकॉर्ड है पहले का? तो आपराधिक रिपोर्ट जैसा कि बताया कि दिनेश दीक्षित तो खुद मर्डर में बंद हो रखा है दिल्ली तिहाड़ जेल में, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। कोई रैकी करने में पता नहीं किसी भी तरह से। रख दो आगे। यहाँ रख दो, वैसे आगे रख दो, आगे हाँ रख दो।